सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन उसकी शफाफियत पर पहले से ही सवालात उठाए जाने लगे हैं। अपोजिशन जमातें हुकूमत पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं। अली अमीन गंडापुर की एक वीडियो सामने आई जिसमें वो पैसे देते हुए एक मसले को हल कराने के लिए, सड़क बनवाने के लिए पैसे देते हुए वो दिखाई दिए, जिसके बाद उनकी वजाहत सामने आई कि वो उन्होंने ज़ाती जेब से पैसे दिए हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से उन पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सामने आया। अब ज़ाहिर वहाँ का इलेक्शन कितना मुतनाज़ आगे हो सकता है, जो रिजल्ट्स आएंगे उनको तमाम सियासी जमातें मानेंगी या नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा से इलेक्शन इस्लाहात की बात करते रहे हैं। आज उन्होंने फिर अपनी उस बात को दोहराया है कि इलेक्शन ऐसे कराएंगे कि तमाम जमातें उसको एक्सेप्ट करेंगी। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उन्होंने दोबारा जिक्र किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जब निज़ाम राइज हो जाएगा तो एक बटन दबाते ही रिजल्ट सामने आ जाया करेगा और वो बिल्कुल साफ शफाफ रिजल्ट होगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो इंतखाबी इस्लाहात का तरमीमी बिल था उसमें मज़ीद तजावीज़ तलब की गई हैं। अपोजिशन को हुकूमत ने दावत दी है, उसमें मज़ीद तरमीम करने का हुकूमत ने फ़ैसला किया है। वजारत कानून को एतमाद में लेने का फ़ैसला किया। जब इस बिल को मंजूर कराया गया था उस वक्त ना वजारत कानून से कोई मशवरा किया गया, ना उनको एतमाद में लिया गया और ना ही अपोजिशन से कोई मशवरा लिया गया था, जिस पर अपोजिशन को खासा एतराज़ भी था। और हमेशा से मुल्क की दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाती रही हैं कि किसी भी बिल को पास कराने में, किसी भी कानून साजी में उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, ऑर्डिनेंसेस लाए जाते हैं। और आज एहसन इकबाल साहब ने भी इस तरमीम से मुताल्लिक गुफ्तगू की है कि इमरान खान के पास तो 2 साल से ये बताते थे कि हमारी मुकम्मल तैयारी है और हम आते ही ये इस्लाहात करेंगे। क्या कहा एहसन इकबाल साहब ने, ज़रा ये सुनिए, फिर वापस आकर मेहमानों का तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल हुकूमत ने पास किया है, वज़ीर आज़म कहते हैं हमने 2 साल सोच व विचार के बाद ये पेश किया है कि जो 2 साल की सोच व विचार है उसका जायज़ा लें। जहालत, नालायकी और नाअहली की इंतहा है कि कम से कम 4 आईनी तरमीम हैं जिनको एक आम बिल के अंदर डाल के बुलडोज करने की कोशिश की गई है। तो आईनी तरमीम आगे, इलेक्शन तरमीम आगे क्या होती हैं? क्या अपोजिशन अपनी तजवीज़ के साथ हुकूमत के फ़ैसले को खैर मकदम करेगी या फिर हुकूमत एक बार फिर अपोजिशन की तजवीज़ के बगैर ये तरमीम करेगी? अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन अपोजिशन जमातें इस वक्त सोच क्या रही हैं, ये बड़ा इस वक्त इंपॉर्टेंट है, चूँकि आगे आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जब इसके रिजल्ट आएंगे फिर उनको भी ये अपोजिशन जमातें मानती हैं नहीं मानती हैं और किसके हक़ में वो फैसला आता है, इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। अमजद खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं, कादिर खान मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। तो अली गौहर साहब, ये एहसन इकबाल साहब इस वक्त कह रहे हैं कि चलें 2 साल की उनकी तैयारी थी, वो ये कहते थे, उसके बाद तरमीम ले आए, लेकिन अब उन्हीं तरमीम को मुस्तरद करके अपोजिशन से वो तजावीज़ तलब कर रहे हैं। तो चलें देर आए दुरुस्त आए, आपको एतराज़ क्या है इस पर? अपोजिशन अपनी तजावीज़ देगी वज़ीर आज़म को और हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरबाब साहब, गुजारिश ये है कि 2018 के आप इलेक्शन देख लें, सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कदगन जो है वो 2018 के इलेक्शन पे लगा और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनी, अभी उन लोगों ने ओथ नहीं उठाया था तो पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन पार्टीज़ उस प्रोटेस्ट में थी। मुझे आज भी याद है, मैं भी उधर था, ये इलेक्शन कमीशन के बाहर हुआ था। देखें, 2018 के जो इलेक्शन थे वो आरटीएस सिस्टम के ज़रिए चोरी किए गए और सिर्फ आरटीएस सिस्टम नहीं बल्कि इलेक्शन, आपको पता है अभी तो हुकूमत को 1 साल नहीं हुआ था तो हमारी हुकूमत को धरनों ने घेरा हुआ था और भी जो कुछ होता रहा वो आपके इल्म में है। फिर 1 साल पहले आपने एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को झूठे केसेस में, मतलब है कि वो नाअहल करार दे दिया और फिर उनके ऊपर झूठे मुकदमात, पूरे ख़ानदान को और हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप के बेशुमार लोगों को जो है वो पाबंद सलासिल किया गया। वो सिलसिला अभी तक थमने को नहीं आया और उसी तसलसल के साथ वो जारी व सारी है।
लेकिन एक तरफ आप देख लें कि अगर शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होता है तो इन्हीं के पार्टी के एक सेनेटर को मुनसिफ बना दिया जाता है और उससे सिंपल वो आकर कह देते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, और भागे भागे FIA जो है वो भाग कर जाकर कोर्ट में जाकर बयान देकर आती है कि हमें किसी की गिरफ्तारी दरकार नहीं। ये तो मैं रोशनी डाल रहा हूँ कि ये हुकूमत जो है कहाँ कहाँ से इन्होंने इलेक्शन चोरी किया और किस किस तरीके के साथ चोरी किया। जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है तो रिफॉर्म्स में मैं ये गुजारिश करूँगा कि रिफॉर्म्स मतलब है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप इलेक्शन के कोई कवानीन नए बना दें। असल चीज़ वो ये है कि एक नैब जैसा इदारा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जजमेंट्स दी हैं कि ये पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वफादारियां बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब तक ये तमाम सिलसिले जो हैं ये वोट चोरी के ज़ुमरे में आते हैं। और अब जो 2023 के इलेक्शन हैं वो मतलब है कि उनको अब एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए चोरी करने की प्लानिंग तैयार की गई है। इस पर तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को इतराज़ है। हम शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तमाम अपोजिशन की बुलाई थी जो कि कश्मीर इलेक्शन की वजह से पेंडिंग हो गई है। तो हम अपोजिशन पार्टीज तमाम मिल बैठेंगी, इसमें जायज़ा लेंगे और ये आइनी तरमीम है। आइनी तरमीम तो आपको पता है कि ये सिंपल मेजॉरिटी से होती नहीं, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो ये तो पूरे सिस्टम को बिल्डोज करना चाहते हैं, आने वाला इलेक्शन चुराना चाहते हैं। जिस तरह से अली अमीन गंडापुर ने सरेआम मतलब है कि पैसे दे के वोट खरीदने की कोशिश की। पहली बात तो ये है कि इनके वज़रा एक तरफ तो इमरान न्याजी साहब बड़ा भाषण देते हैं कि आने वाले इलेक्शन शफाफ कराएंगे और हम बड़ी तरमीम ला रहे हैं। तो आप बताएं कि वज़रा को हमारा इलेक्शन कमीशन तो इजाज़त नहीं देता कि वज़रा जाकर कैंपेन चलाएं। तो सबसे पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ना सिर्फ वो कैंपेन चला रहे हैं, जाकर स्कीमें और ग्रांट्स अनाउंस कर रहे हैं और खुलेआम पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा जो इन्होंने मुख्तलिफ हथकंडों के साथ लूटा है उसको अब वोट खरीदने के लिए ये लगाया, जिसकी वीडियोस वायरल हो गई हैं। तो मकसद ये है कि ये तो एक सिर्फ ढोंग है जो रचाया जा रहा है। ये लेकिन अलीगौर साहब देखें उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से उन पर जब मुकदमा दर्ज करने की बात हुई तो हुकूमत उसके दरमियान कहीं आड़े नहीं आई। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो भी हिदायत थी उन पर अमल किया गया है, उसमें तो हुकूमत ने कहीं कोई रुकावट नहीं डाली। देखें बात यह है कि जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म और फ्लोर पर खड़े होकर, असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर इलेक्शन तरमीम की बात करे और इलेक्शन इस्लाहात की बात करे तो कुछ उनका इखलाकी फ़र्ज़ ये बनता है कि सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी तो साबित करे। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके वज़रा कैंपेन ही नहीं कर सकते, वो उधर जाकर ग्रांट्स ही नहीं अनाउंस कर सकते। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उनके कॉल और फेल में तज़ाद है। वो जो बयान करते हैं वो कुछ और होता है, जो असल में वो कर रहे हैं वो कुछ और होता है। मसला सिर्फ ये है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि बेशुमार ममालिक ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, जर्मनी ने अपने आइन में ये कर दिया है अमेंडमेंट करके कि ये मशीन जो है ये इस्तेमाल नहीं हो सकती, और ये वोट चुराने के लिए अब इस मशीन का भी सहारा लेंगे कि भाई चाहे वोट शेर पर प्रेस करे तो रिजल्ट बल्ले का निकलेगा। ये तो इस किस्म की प्लानिंग। और दूसरी मैं एक और गुजारिश करूं जी कि हमारे आपको पता है जितना एक लिटरेसी रेट है, लोग बेचारे तो सही तरह से स्टैंप नहीं लगा सकते, वो कंप्यूटर के ऊपर कैसे ढूंढेंगे, उस मशीन को ऑपरेट कैसे करेंगे। आपने देखा है कि इलेक्शन चुराने के लिए इधर तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बैलेट पेपर्स जाते हैं उनका आपने डस्का में आपने नहीं देखा किस तरह से इलेक्शन चुराया गया। यही इमरान अलीगौर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि इस पर अमल दरामद इस मशीन के इस्तेमाल पर कैसे बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जजमेंट्स दी तो वो किसने चुराया। अलीगौर साहब मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ जरा। कादिर मंदूखेल साहब, अब इस्लाहात जो हुकूमत करना चाहती है अपोजिशन उस पर तैयार नहीं है, अपोजिशन जो इस्लाहात करना चाहेगी हुकूमत उस पर तैयार नहीं होगी। जब दोनों एक दूसरे की बात पर तैयार ही नहीं होंगे, बैठ कर बात करने का मौका मिलेगा ही नहीं, तो फिर ये इस्लाहात का आगाज़ होगा कैसे? फिर ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा, ये 2 साल भी गुजर जाएंगे, अगले इलेक्शन में भी हारने वाली जमात जीतने वाली जमात पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही होगी। देखिए अली गौर साहब ने बड़ी तफसील से बात कर ली है।
जब एक हुकूमत की अगर नीयत साफ़ हो तो वो ज़रूर काम करें। और 2 साल से आप पता नहीं कौन सी खोली में इलेक्शन इस्लाहत तैयार कर रहे थे, तो 2 साल से असम्बली के इजलास चल रहे थे। और मुझे तो इस बात पे बहैसियत MNA मुझे एतराज़ है कि रात 8 बजे जो है ना मैसेज आता है सुबह इजलास है, फिर आज इजलास है तो कल इजलास नहीं है, परसों है। क्यों? ये पैसे किसी की जेब से है? ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे है? ये आवाम के टैक्स के पैसे? ये किस तरह असम्बली चला रहा है? ये किस तरह असम्बली चला रहा है? अपने MNA को 50-50, 40-40 मिनट देते हैं, अपोजिशन वालों को 2-3 मिनट भी देते हैं। चलो न दे, वो आप इंतकाम ले, मगर ये असम्बली का इजलास किस तरह से ये चला रहा है? मैं तो पहली मरतबा असम्बली से आया हूँ, मैं तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा। और ख़ुद न्याजी साहब भी कई मरतबा स्पीकर के सीट पर बैठते हैं। तो आप मुझे बताएं ना कि ये तरीका है? आप रात को 8 बजे मैसेज भेज दे, बल्कि मुझे एक MNA ने बताया कि सुबह 10 बजे भी मैसेज आया। भाई आप हमारे हल्के में कमिटमेंट होते हैं, जहाज़ का टिकट है, पहले 7,000 था, अभी 21,000 तक पहुंच गया, इसका तो कोई पूछता ही नहीं है। और फिर इजलास चल रहा हो तो एक दिन गैप। अब सुनने में आ रहा है कि 2 दिन जो छुट्टी है हफ्ते इतवार को, ये मंडे को इजलास करेंगे। यानी अपने TADA बराबर करने के लिए हमें नहीं चाहिए TADA, हमें अपने आवाम के दरमियान रहना है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। और फिर अली गौर साहब 7,000 का हो या 21,000 का हो, आप लोगों को तो मुफ्त में मिलते हैं वैसे। भाई तो नहीं मिलना चाहिए ना, बात ये होता ना, नहीं मिलना चाहिए, मैं तो उसके खिलाफ हूँ। क्यों मिले? बात ये होता ना कि अगर ये टिकट तो खुद ज़ाया करवा रहा है। अच्छा, उसको भी छोड़िए। अब आइए, अली गौर साहब ने जो बात की है, अभी 1.5 महीना पहले जो मेरा NA 249 का इलेक्शन हुआ कराची में, एक हमारी पश्तून खवातीन थी, 7-8, एक मर्द 7 था। तो वो इलेक्शन पोलिंग पे गए तो मुझे वो साहब आए कि सब वो तो गरीब अनपढ़ खवातीन है, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, तो हमें अंदर छोड़े तो हम इसको बता दें कि भाई वो किस तरह वो स्टैंप लगाना है, किस तरह ये करना है। तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। ठीक है, हमने कहा अलाउ है, कानून है, क्या करें, आप कोई और साथ तो नहीं हो सकते। अब मुझे बताओ, मैं अपने घर का मिसाल दूँ, मेरे वालिद साहब उस ज़माने की भी इंटर है, मगर वो स्मार्टफोन नहीं इस्तेमाल करते, आम सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं कि मुझे फंक्शन नहीं आते। आप मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन आम लोगों के सामने किस तरह आप उसको करेंगे? या फिर आपको कोई खड़ा होगा बंदा और वो उसको बताएगा ये बल्ले पे निशान लगा ले। और यही मेरे साथ इलेक्शन कमीशन में हुआ था कि मेरे निशान पीपल्स पार्टी के निशान का तीर है, उसके बराबर में पेन निशान प्रिंट किया हुआ था, तो बहुत सारे वोट हमारे उसमें भी ज़ाया हो गए। तो जब लोग ये नहीं जानते कि पेन और तीर में, आम लोग नहीं जानते, तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करना, उस पर अंगूठा लगना, और उसको भी बढ़कर बरतानिया में ये सिस्टम फेल हो चुका है, वो नहीं मान रहा है। बहुत सारी यूरोपीय मालिक में ये सिस्टम फेल नहीं हो चुका है, खुद इलेक्शन कमीशन इसको मना कर चुका है, खुद इलेक्शन कमीशन इसको रिजेक्ट कर चुका है। तो भाई जब आपका अपना इलेक्शन कमीशन इसको रिजेक्ट कर चुका है, तो आप कौन से मुल्क के इलेक्शन से इलेक्शन कराओगे? फिर जब आप रूल्स की बात करो, जब आप उसूल की बात करो, तो आप मुझे बता दें कि अभी इलेक्शन हो रहा है, ये अमीन गंदापुर गए हैं वहाँ पे। अब ये बताओ कि इन्होंने भुट्टो साहब के बारे में कि तो मैंने कहा अब मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को करूँगा कि इनका थोड़ा माजी तो देख लें। जी जी, इनके हल्के में एक खातून को भराना इनकी गुंडों ने जो है पिराया था, ये शराब जाते हुए पकड़ा गया, ये जाके इन्होंने जो है बैलेट बक्स उठा के ये पकड़ा गया पिछले से पिछले इलेक्शन में। तो सवाल ही ऐसे गंदे लोगों को, अगर आप मेरी बात सुनो, ऐसे गंदे लोगों को आपने सुनो, अभी आपने बात की कि उसको इसके खिलाफ FIR का दर्ज किया। मैं कहता हूं कि इसको उसी वक्त कड़ी लगाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर, में उसका नाम नहीं जानता हूं, उनको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने बड़े जो ना भड़के मारे थे कि इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, हम आज़ाद है, हम खुद मुख्तार है। आपकी खुद मुख्तारी किधर गई? बाकायदा प्राइम मिनिस्टर शेड्यूल लेके जा रहा है, वजीर सारे जा रहे हैं, पैसे रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। 500 अरब का अली अहमद गंदापुर ने जो है ना वो ऐलान किया कि हम देंगे, एक MLA को हम 4 से 5 अरब देंगे। मर गया गंदापुर नाम है उनका, ये क्या बार जानबूझ कर? अच्छा चलो गंदा कर दो या गंदापुर, मैं तो गंदा ही कहता हूँ ना, गंदा ही आदमी है, उसकी तरबियत ही ऐसी है ना। अब सवाल ये, दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन क्या हमें बेवकूफ़ बना रहा है, या आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के आवाम को बेवकूफ़? एक मुकदमा दर्ज करे भाई, आप पाबंदी लगा ले। अभी 1.5 महीना पहले जब मेरे इलेक्शन था, कराची के इलेक्शन कमीशन या पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिस निकाले, उनको हल्के से निकाला PTI के लोगों ने। आप नहीं निकाल सकते हो, वजीर आपके जा रहे सारे, और फिर आप उसूल की बात करें, हम बड़े उसूल वाले। भाई आप उसूल वाले कोई नहीं है, आप ये चाहे शॉर्टकट है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, वोट कौन गिने, क्या आप एक बटन से आप रिजल्ट अपने नाम करवाने की आप प्लानिंग करो 2030 को, और कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को रिजेक्ट कर चुके हैं। अभी 1.5 महीना पहले कराची के इलेक्शन में PTI 6ठे नंबर पे आ गई है।
ये तो हाल है इनका परफॉर्मेंस है। सही, आप मुझे बताओ, कादिर साहब, बहुत सारे सवाल आपने और अली गौहर साहब ने खड़े कर दिए। अब जी। जरा इसके जवाब अमजद आफरीदी साहब से ले लेते हैं। अमजद साहब, ये हर आने वाला दिन जो है वो दूसरे दिन से बदतर हो रहा है पाकिस्तान की कौम के लिए, और ऊपर से अब आप अगला इलेक्शन चुराने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर का सौदा आप पहले कर चुके हैं मकसद, और कश्मीर में फिर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुलभूषण यादव को आपने एनआरओ दे दिया, आपने ऑर्डिनेंस जारी किया और उसको 40 दिन अवाम की नजरों से छुपाए रखा आप। सही। जना अली गौहर बलोच साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप ज़ाहिर नून लीग तो माजी को भुलाने पर तैयार नहीं है और कोई डिमांड भी अपने सामने रखने को हुकूमत के शायद तैयार नहीं है। अब क्या पीपल्स पार्टी माजी को बुलाने को तैयार है और इस माजी को बुलाने के लिए क्या कोई डिमांड हुकूमत के सामने रख सकती है? कादिर मंदुखेल साहब से इसका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद खान न्याजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब और पीपल्स पार्टी से अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर मंदुखेल साहब, पीपल्स पार्टी क्या इन तमाम चीज़ों को किसी सूरत भूलने को तैयार है? कुछ आप डिमांड करेंगे हुकूमत से कि जी आप महंगाई में कमी कर दें तो हम इलेक्शन इस्लाहात पर आते हैं, बात करते हैं, तजावीज़ देते हैं, या कोई और डिमांड जो आप इस सूरत में मनवाना चाहें हुकूमत से? देखिए, मैं इनके सामने क्या अर्ज़ करूँ। पीटीआई के अपोजिशन लीडर क्या है वो फिरदौस शमीम नकवी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने कहा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। उनका अपना उस गरीब से इस्तीफ़ा ले लिया, उसके बाद उसने फिर इस्तीफ़ा दे दिए, फिर उसको राज़ी कर दिए। जब इनकी अपनी अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का वो उनको शर्म और हया दिला रहे, मगर फिर भी इनको शर्म नहीं आती, तो मेरे मुतालबे से क्या फ़र्क पड़ता है? यू टर्न के तो ये कायदे हैं, ये सारी चीज़ों का वो है। न्याजी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने बात की, मेरे किसी बात का जवाब नहीं दिया उसने। कोई असम्बली किस तरह चलाते हैं, ये ख़ुद भी चलाते हैं मौसूफ, ठीक है। और मैं तो फ़ौरन मैंने देख लिए गूगल में कि वो कहीं वो मजीद न्याजी साहब तो नहीं है जो असम्बली के अंदर वो गाली गलोच करे थे और मेरे चेयरमैन बिलावल साहब के बारे में। असम्बली चलाने के उस पर क्या एतराज़ है? खान साहब की आपको क्या आप लोग को बात करने का मौका नहीं देते, कम देते हैं? नहीं, एक तो मौका नहीं देते हैं, अपने मेंबरान को 40-45 मिनट देते हैं, हमें 2-4 मिनट देते हैं। आप यकीन करेंगे पिछले दिनों में इनका जो चीफ व्हिप है हामिर डोगर साहब वो आए हैं, तो शाजिया मरी साहब जो हमारी चीफ व्हिप है उसने बोला भाई हमारी तरफ से 2 आदमी एक मंदोखेल से बोले नहीं इसको नहीं, ये सख्त बोलते हैं। मैंने कहा वारी कमाल है, मतलब हमारे अंदर भी जो डिसाइड करना है किसने बोला है वो भी हुकूमत ने करना है। यासत कैसर साहब ने बोला, ये आमिर डोगर साहब ने बोला, आमिर डोगर साहब ने। अच्छा, अब बात ये है कि मैं एज ए एक्टिंग स्पीकर ये न्याजी साहब से बात कर रहा हूँ, अपना क्या नाम अमजद न्याजी साहब से। रात 8 बजे 10 बजे मैसेज आए थे, सुबह इजलास है, आपने थोड़ी देर पहले पैसों की बात की। हमें नहीं चाहिए, हमें एलके में काम करना है, लोगों के साथ मिलना है, ये रोज़ की सेशन। अब मुझे बताओ कौन सा तुक बनता है? आज सेशन है, कल गैप है, परसों है, ये जवाब है अमजद न्याजी साहब के पास, इनकी स्पीकर के पास। आप किस बात की गैप दे रहे हो? यानी हम जो मैंने बाहर से आए हुए इस्लामाबाद में, या में कमरे में बंद पड़े हुए, या किसी टीवी चैनल पे हम अपने भाषण दे रहे हैं, आप जाके असम्बली के इजलास क्यों नहीं करे? ताकि करो, क्योंकि टीएडीए बनता है, नहीं चाहिए हमें टीएडीए, हमें काम करना है लोगों, ये चीज़ को फिक्र नहीं है। फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम आपने बात की है, ये यू टर्न के, महंगाई की, 1000 यू टर्न उन्होंने लिया। मैं किस का वो जो 126 दिन की जो डांस पार्टी थी जिसके ऊपर ऐलानात करते थे, उसका एक भी अमल हुआ? एक चीज पे हुआ? और फिर सबसे बढ़कर बात ये कहना चाह रहा हूं, को चलाने का जो सिस्टम है, इस पर अगर जो आप लोग का एतराजात हैं तो इस पर कोई करारदाद, कोई बिल आप लेकर आए और प्रेशर बनाए। मैं कर रहा हूं भाई, मैं तो मुझे अभी महीना डेढ़ हुआ है, मैं आया हूँ, ये मैं सारी चीज़ें मैं खामोश नहीं बैठने वाला हूँ। और फिर जब न्याजी साहब ने बात की कि वो कमेटी से पास हो गया, असम्बली पास हो गया, वो पास कैसा हो गया? मैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी को ऐसे बेहुदा बिल आते हैं जिसका न कोई सर है न कोई पैर है, इस वजह से अक्सरियत इनकी होती है, पास हो जाता है, हम अपनी जो है ना वो डायलॉग बाजी करके और फिर उसके बाद खामोश हो जाते हैं असम्बली में। आप मुझे बताओ कि असम्बली से अगर पास हुआ है न्याजी साहब का बिल और कमेटी से पास हुआ है तो फिर क्यों करे रिक्वेस्ट? इसको पता है कि इस दागदार है, इसको पता है ये सिस्टम में गड़बड़, इसको पता है ये सिर्फ और सिर्फ हमें अनबोर्ड लेने के लिए, हमें एग्री करने के लिए सारे करे। भाई जब आपका अपना, फिर ये जवाब भी अमजद न्याजी साहब से ले ले, आपकी अपनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसको अपोज की है, और बल्कि अपोज नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन से मुतसादम है जो उन्होंने क्लास की है, इस वजह से ये ऑफर कर रहे हैं। पूछो ना, ये जिन्हें है तमाम मीडिया ने नशर कर दिए, खुद किया। सवाल ये, हम तो कानूनी बात उठा रहे हैं, हम तो कानूनी नुकात उठा रहे हैं, ये जो मर्जी करे,
सही। ये जो तो मर्जी करे, हम अमजद न्याजी खामोश हो साहब- जाएंगे, बिल पास हो जाएंगे, लेकिन जी अमजद न्याजी साहब, असेंबली में सभी लोग मुंतखब होकर पहुंचे हैं, मंदू खेल साहब को आप बात करने का मौका नहीं देते, आप खुद ज़ाहिर एक्टिंग स्पीकर के तौर पे फ़राइज़ अंजाम देते हैं, अपोजिशन के लोगों को आप बात करने का जब मौका ही नहीं देंगे तो वो जो भी उनकी इस्लाहात की तजावीज़ हैं वो कैसे उनको लाने का मौका मिलेगा? फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, वो टीवी टॉक शोज़ में आकर बात करें, असेंबली में बात करने का मौका तो दें मसलों पर इनको। अरबाब साहब, कादर मंदो ख्याल मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन मैं इनकी तस्हीह के लिए कि अगर ये अपना रिकॉर्ड उठा के देख लें तो परसों भी इनके जो राजा परवेज अशरफ साहब थे उन्होंने स्पीच की है और उन्होंने आप अपोजिशन को मौका देते हैं। मैंने जब भी, और स्पीकर साहब खास तौर पे, इस जो इनका टाइम था उससे इन्होंने कई घंटे ज्यादा बात की है, चाहे नून लीग थी, चाहे JUI थी, चाहे पीपल्स पार्टी थी, या जितने भी वो अराकीन जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। आप रिकॉर्ड की बात है। दूसरा इनका कहना कि जी ये कैसे हो जाता है, फलां हो जाता है। देखिए मैं कहा कि इनको रूल्स पढ़ने चाहिए कि रूल्स क्या कहते हैं। क्या कोई काम स्पीकर रूल्स के बगैर तो नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर नहीं कर सकता। हर चीज़ कानून और कायदे के मुताबिक की जाती है और होती है। थोड़ा सा मेरा मशवरा है कि जो रूल्स एंड प्रोसीजर हैं कंडक्ट ऑफ द बिजनेस नेशनल असेंबली के 2007 वो पढ़ लें और साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लें, तो इनके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान। एक सवाल की इजाजत दूं? दूसरा जी मैं कह दूं, मैं अपना सुप्रीम कोर्ट का रात 8 बजे रूल्स बताता है, सुबह इजलास है। जी अमजद साहब, बिल्कुल आप देख लें, रात 8 बजे जो मैसेज आता है आप रूल देखें। मैंने आपको कह दिया ना कि आप रूल देख लें। अगर आप मुझे रूल कोट कर दें कि किस रूल के नीचे गलत हुए तो मैं मान लूंगा। मैंने इसलिए कहा कि आप रूल्स एंड प्रोसीजर पढ़ लें तो आपको चीजों की अमजद साहब इतना ताखीर से ये अचानक इमरजेंसी में क्यों ये इजलास बुलाया जाता है? ये बाकायदा तैयारी के साथ भी तो होमवर्क के साथ भी बुलाया जा सकता है। साहब देखिए, मैंने एजेंडे की बात की है, रूल्स की बात की है, कानून कायदे की बात की है। ये आप इनसे पूछे ना कि कौन से कानून बता दें अमजद न्याजी साहब मेरे रहनुमाई के लिए। मैं सलीस में नहीं, आप पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया कि आप नहीं आप रूल को एक तरफ रख दें। मैं एक चीज बताऊं आपको। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि रूल्स आप मुझे कोट करके बता दे। मैंने एक जवाब दे दे मेरे तसल्ली के लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे आपने मुझे रूल्स की बात की, मैं कर रहा हूँ कि आप रूल्स कोट करें। कौन से रूल के मुताबिक ये कहा जाता है रात 8 बजे आप MNAs को मैसेज लिख दें कि सुबह इजलास है? भाई चलिए मंदू खेल साहब, सवाल आपका आ गया, जरा अमजद साहब को इसका जवाब देने दें। जी अमजद साहब, कौन सा रूल है ऐसा रात 8 बजे मैसेज? मैंने इसलिए कहा कि ऐसा मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे कानून और कायदे की खिलाफवर्जी हुई है तो मैं मान लूंगा ना। फिर ये मुझे अपना बता देना ताकि मैं भी बता सकूं। देखिए ऐसे नहीं होता। नेशनल असेंबली है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कायदे और कानून के मुताबिक ही कवानीन बनते हैं, इजलास बुलाए जाते हैं, चाहे स्टैंडिंग कमेटीज हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सेनेट के अपना सेशंस हो। दूसरी मैं अपने भाई गौहर की बात करना चाहूँगा। देखिए IPPs के मुआहदे हमने महंगे नहीं किए थे, इमरान खान ने नहीं लगाए थे। ये जो कर्जे थे ये इमरान खान नहीं इतने 30,000 छोड़ के गया था, और आज उन कर्जों को चुकाने के लिए भी आपको कर्जे लेना पड़ रहे हैं। ये मुसीबतें आपके गले में लगाई हुई हैं। आपने कोई वाटर स्टोरेज नहीं बनाए, आपने कोई हाइडल पावर स्टेशन नहीं बनाया जो जहाँ से सस्ती बिजली पैदा होती। आपने इदारों को खसारे में छोड़ के गए। मुझे कोई ऐसा इदारा बता दें, मुझे, चलो मैं इदारे की बात नहीं करता, इवन कोविड में ये बता दें कि इनका कोई, इवन सिंध के कोई ऐसे मुझे हॉस्पिटल बता दें जहां जो बेहतरीन हालत में थे। चलो मैं वफाक अमजद साहब जो इदारे ये खसारे में छोड़ के गए थे इन 3 सालों में, उनमें से किस इदारे का खसारा आपने कम किया? स्टील, मेरी बात सुने, अभी भी देखो स्टील मिल के जब हम इस्लाहात की बात करते हैं, इन्होंने जो अपना बोगस भर्तियां की हुई हैं वो ये वहाँ पे एहतजाज कराते हैं, कभी कहाँ पे अदालतों में चले जाते हैं। बात ये है कि अगर ये कौम के साथ मुखलिफ PIA कहाँ पे खड़ा है, स्टील मिल कहाँ पे छोड़ के गए, ये मुझे बता दें कि रेलवे कहाँ छोड़ के गए, रेलवे में कितना खसारा था और कितनी मुसीबत। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर वो केस लगाया हुआ था कि जी सियासी बुनियादों पे भर्तियां हुई,
या इसमें जो इसकी तबाही का जो जिम्मेदार है, ये सारी दुनिया के सामने है चीजें। अब लोगों को मैं समझता हूँ बेवकूफ बनाना छोड़ दें और उस तरफ आए। चलें, ये तमाम खराबी की जिम्मेदार यही हुकूमत है। मेरी बात चलें, कंक्लूड कर लें आप। ये मुल्क के साथ मुखलिस है तो मैंने ये बात कहना चाहूंगा कि चलो कुछ भी नहीं करते तो अपना जो ये लूट के पैसा बाहर ले गया ना, कम अज कम वो तो वापस ले आए। सही। तो अली गौर साहब, ये पाकिस्तान की ये नेकी तो करे ना जी, तमाम खराबियों की जिम्मेदार ये इन 3 सालों में ये तमाम खराबियां हुई हैं। इससे पहले इदारे खसारों में नहीं चल रहे थे, मुल्क पर कर्जा नहीं था। पाकिस्तान की तारीख में जिस बेदर्दी के साथ पाकिस्तान के अवामी मैंडेट के बाद पाकिस्तान के ख़जानों को लूटा गया है, उसकी कहीं भी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आप अंदाज़ा करें कि मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े स्कैंडल, BRT पेशावर अरबों रुपए का स्कैंडल, हत्ता कि जो हमें बाहर से आउट ऑफ कंट्री से जो कोरोना के ऊपर खरबों रुपए की ग्रांट्स आई, वो खरबों रुपए कोरोना के नाम पर ये बददर्दी के साथ खा गए। और ये हमारी नहीं, इन्हीं की हुकूमत की ऑडिट्स रिपोर्ट्स हैं जिनमें आप पढ़ के देख लें। चीनी पर डाका और आटे पर डाका आज जो करने वाले लोग थे, वो खुसरो बख्तियार जैसे लोग भी इनकी काबीना में अभी भी बैठे, आमिर कियानी जैसे लोग वो आज भी इनके हाउस में बैठे और उनके पास पार्टी के बड़े बड़े ओहदे जिन्होंने अद्वियात में अरबों रुपए खाए हैं। मकसद ये है, सुनामी ट्रीज में अरबों खरबों रुपए की करप्शन। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये जो अरबों खरबों रुपए की करप्शन है, ये इनको कोई पूछने वाला है? ये नैब तो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की किरदार कशी के लिए और पाकिस्तान की अपोजिशन की किरदार कशी के लिए और पाकिस्तान की अपोजिशन को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्शन चुराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हमने कर्जे लिए, हमने मोटरवेज बनाए, हमने बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, हमने हॉस्पिटल्स और स्कूल बनाए, आप बताएं कि आपने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर पाकिस्तान में क्या बनाया? आप आज सड़कें टूट फूट के शिकार हैं। ठीक है, चलें। किसी स्कूल में, पंजाब में आज इनकी हुकूमत है, जब से इनकी हुकूमत आई है, टीचर तो बड़ी दूर की बात, कोई चपड़ासी भी भर्ती किया तो बता दे। ठीक है, मकसद है कि ये हेल्थ पे बात करते थे, अस्पतालों में अली गौर साहब, तो ये पॉइंट आपका आ गया, वक्त चूंकि कम है, बस आखिरी चंद सेकंड कादिर मंदोखेल साहब को देना चाह रहा हूँ, आखिरी कमेंट अगर करना चाहेंगे। साहब, वो जिस बिल का भी आपने जिक्र किया, जो आप लाने वाले तैयारी कर रहे हैं उसकी, कि असेंबली का निज़ाम जरा सही तरीके से चले, कब लेकर आ रहे हैं वो, कब तक तैयारी मुकम्मल हो जाएगी आपकी? देखिए, बात ये होता ना, इन सब चीज़ों से वजह मैं नियाजी साहब की 1-2 बातों का जवाब देना चाहता हूँ जल्दी से। उन्होंने कहा कि सिंध में कौन सा अस्पताल है, सिंध में कार्डियो का एक हमने सीरीज़ 10 ज़िलों में और कई ज़िलों में हमने स्टैंड बाई जो है ना गाड़ियाँ खड़ी की है, जो कि शायद दुनिया का टॉप का है, आगा खान लेवल का अस्पताल है। और फिर उनको मैं ये भी याद दिला दूँ कि जिसको आप नज़ला बुखार कहते थे नियाजी, अपने आपके प्राइम मिनिस्टर और WHO ने हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह को शाबाशी दी, उसकी तारीफ की है। उसके बाद आपने स्टील मिल की बात की, रेलवे की बात की है। आपका वज़ीर रेलवे, मैं रेलवे वर्कर यूनियन का सरपरस्त आला हूँ, आपके वज़ीर रेलवे शेख रशीद और मौजूदा इन तो रेलवे का बेड़ा गर्क करके बैठ गए। तफसील किसी दिन आप मुझसे पूछे, मैं बताता हूँ। स्टील मिल की आपने बात की, भुट्टो शहीद ने स्टील मिल लाया। उस ज़माने में शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का एटम बम को बुनियाद आज से 47 साल पहले रखा। आज 47 साल बाद स्टील मिल की बीबी शहीद की मिसाइल प्रोग्राम के बाद आज एटमी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो ना अंडे और कट्टे जो ना वो तकसीम कर रहे हैं। ये विजन है, ये विजन है इनका। और फिर आप लूट कसूट की बात करें, आप मुझे बता दो, मेरे चेयरमैन तो बाप दादा से जो ना वो अमीर तरीन था, जरदारी साहब बाप दादा से अमीर तरीन। आपके चेयरमैन का क्या सोर्स ऑफ इनकम है? इतने बड़े बनी गाना, मैं सुप्रीम कोर्ट में इस केस में बैठा हुआ था जिसको रेगुलाइज किया, वो सारी कहानी भी मैं जानता हूं। लेकिन ये बताओ सोर्स ऑफ इनकम क्या आपकी प्राइम मिनिस्टर का घर कैसे चला रहा है? ये अमजद साहब 10 सेकंड में अगर बता दें, फिर खान साहब का क्या सोर्स ऑफ इनकम है जो बनी गाला के इतने बड़े घर में रहते हैं? हाँ, ये पूछो। पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात की है कि ये सादिक भी है, अमीन भी है। मुझे इनके किसी लीडर के बारे में बता दें। ये सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं हुआ सर। मैं चैलेंज करता हूं, सादिक अमीन नहीं है, मेरे पास अमेरिका कोर्ट का फैसला मौजूद है। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल हर कोर्ट के अंदर चैलेंज करो, सादिक अमीन नहीं है, मेरे पास अमेरिकन कोर्ट का फैसला मौजूद है इमरान खान साहब के बारे में जो है वो सब चीज जमा करा दी गई, तभी क्या दिया ना। और मुझे ये बता दें, मैं साबित करता हूं, चैलेंज करता हूं, चैलेंज कबूल कर रहे हैं।
न्याजी साहब मेरे चैलेंज कबूल कर रहे हैं के फ्लोर पे टीवी चैनल में मैं साबित करूं इमरान खान सादिक कुरानी नहीं है। अमजद साहब चैलेंज कबूल है मंदुखैल साहब का। देखें चैलेंज के साथ क्या हुआ पे मीडिया पे कई और लोगों के साथ क्या हुआ, जवाब ले ले। जो इनके फ्रंटमैन थे शहनशाह के साथ क्या हुआ। चैलेंज कबूल कर रहे हैं मंदुखैल साहब का, तो चैलेंज कबूल कर रहे हैं। बिल्कुल मैं चैलेंज क्या है ये जहां पे कहीं हम मनाजरा करने के लिए मैं पूरे चले चंद दिन बाद फिर इसी प्रोग्राम में आप तीनों को दोबारा बुलाते हैं। दिल चाहे टीवी पे साबित करो इमरान खान साहब सादिक का। चले बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मंदुखैल साहब, अली गौर बलोच साहब, अमजद खान न्याजी साहब, तमाम मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोरोना के खतरात एक बार फिर चूंकि सर पर मंडला रहे हैं और अब फिर बहुत सारे कारोबार बंद हो सकते हैं, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कोरोना वायरस का खतरा सर पर मंडला रहा है। भारतीय वेरिएंट डेल्टा अब पाकिस्तान में भी आ चुका है और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि पूरे सिंध में 35 केसेस इसके सामने आए थे। जुलाई शुरू होने से पहले एनसीओसी के सरबराह सद उमर ने खबरदार किया था कि जुलाई का महीना खतरनाक साबित हो सकता है। ईद उल अज़हा से पहले बहुत ज़्यादा पाबंदियों पर अमल करने की ज़रूरत है, SOPs को लोगों को फॉलो करना होगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी शरह में फिर इजाफा हो रहा है और मई के महीने के बाद जून का महीना थोड़ा बेहतर गुजरा और अब एक बार फिर कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की तादाद 4% से ज़्यादा हो चुकी है। अब सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि कल से बहुत सारे कारोबारों में पाबंदियां सख्त कर दी जाएंगी। कल से इंडोर डाइनिंग को ख़त्म किया जा रहा है। सी व्यू और जो दीगर कराची के साहिल हैं उन पर जाने पर पाबंदी होगी। इसके साथ साथ सिनेमा, इंडोर जिम्स और गेम्स भी बंद कर दिए जाएंगे, जबकि मैट्रिक और इससे ऊपर की क्लासेस इम्तिहानात के बाद बंद कर दी जाएंगी और पहली से 8वीं जमात तक की क्लासेस को भी जुमे से बंद कर दिया जाएगा। अभी थोड़े ही रोज़ हुए थे कि ये तमाम कारोबार बहाल हुआ था, शायद चंद हफ्ते भी नहीं गुजरे कि एक बार फिर से इन पर अब बंदिश लगाई जा रही है। ऐसी सूरत हाल में इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमारी आवाम जो कि SOPs को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे, जिसके बाद फिर केसेस बढ़ने लगते हैं तो इसका मलबा फिर इन कारोबारी हजरात पर पड़ता है, इसके असरात उन पर पड़ते हैं, या फिर हुकूमत इसकी जिम्मेदार है जो बिना सोचे समझे इन पाबंदियों का ऐलान कर देती है, फिर बिना सोचे समझे पाबंदियां हटा भी देती है? क्या हुकूमत की डायरेक्शन है और इसकी वजह से कितना नुकसान हमारी कारोबार हो रहा है? इस वक्त हमारे साथ असद हनीफ साहब मौजूद हैं ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन से। तो असद हनीफ साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अब अभी इंडोर डाइनिंग खुले हुए कुछ ही दिन हुए थे कि आप लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसमें दोबारा ये बंदिश होने जा रही है। जिम्मेदार कौन है? आवाम जिम्मेदार है जो SOPs फॉलो नहीं करती, हुकूमत जिम्मेदार है जो आप लोग को ऑन बोर्ड नहीं लेती और फिर इस तरह की पाबंदियां लगा देती है, या आपकी अपनी इंडस्ट्री जिम्मेदार है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, असल में मसला ये है भाई कि हम लोग इतनी मुश्किल से हमने इंडोर डाइनिंग और डाइनिंग को खुलवाया और हमारे लिए जो है उन्होंने ऑप्शन रखा कि आप वैक्सीनेशन करवाएं और वैक्सीनेशन करवा के रेस्टोरेंट को ओपन कर दें। हमने बहुत तेज़ी से, जितनी स्पीड से, यानी किसी दिन ऐसा भी होता है कि हम अपने लोगों को भेजते हैं वैक्सीनेशन के लिए, वहाँ पे सेंटर में वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाती है। अब मसला ये कि इस चीज़ के हम तो जिम्मेदार किसी तरीके से भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप देखें कि SOPs पे कौन अमल दरामद कर, कहाँ पे अमल हो रहा है? मुझे आप बताएं, आप जहाज़ में बैठें, आप मार्केटों में जाएं, आप मॉल्स में जाएं, आप दूसरी जगहों पे जाएं, कहीं पे भी SOPs पे किसी किस्म का कोई अमल नहीं हो रहा है। हर तरह से जिसका जी चाहता है, जब चाहता है, एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है जिसके ऊपर आके मलबा गिरा देते हैं। आप यकीन करें, हम वो लोग हैं जो एक चार्टर अकाउंटेंट से लेकर एक जाहिल आदमी जिसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, जिसने एक जिंदगी में एक क्लास नहीं देखी, जिसने कभी पढ़ाई तालीम हासिल नहीं करी, उसको भी हम लोग नौकरी देते हैं। आप बताएं, हमारा मजदूर कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम कितनी परेशानी में, आपको अंदाजा है इस बात का? हम कितनी ज्यादा तकलीफ में, किसी को अंदाजा नहीं। साहब, ये तमाम तकलीफें, ये तमाम परेशानियां तो आपने ज़ाहिर है हुकूमत के मुख्तलिफ वज़ीरों को बताई, तवील जद्दोजहद रही, हमने भी आपकी आवाज़ उठाई, अतहर चावला साहब से हमने बातचीत की मुख्तलिफ मौक़ों पर, कैस मंसूर शेख साहब को हमने लिया, फैज़ान रावत साहब हमारे साथ मुख्तलिफ मौक़ों पर रहे, अभी हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये क्या हुकूमत आपकी बात को सीरियस नहीं लेती, या हुकूमत को ये अंदाज़ा नहीं है कि आपकी इस इंडस्ट्री में लाखों की तादाद में लोग बरसरे रोज़गार हैं, अगर ये इस इंडस्ट्री को बंद करेंगे या बंदिशें इतनी सख्त करेंगे तो उनका फिर नुकसान हो जाएगा? ऑन बोर्ड लिया गया इस फैसले से पहले आप लोगों को? आज जो है फैसला अभी हुकूमत की जानिब से कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया है, हमें किसी ने कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया है। हम तो सर बर्बाद हो चुके हैं, आप यकीन करें। हम तो सब हुकूमत, हम जिसको कहते हैं, हम जिसके पास जा रहे हैं, कहीं से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, सिवाय सिंध हुकूमत ने हमारा साथ दिया उस वक्त जब खोल दी, मगर आज 15 दिन नहीं हुए, 10 दिन नहीं हुए, सबको खुले हुए, आज से दोबारा से बंद कर दिया। भाई अगर आप वैक्सीनेशन जब लगा रहे हैं
जब आपने इस बात तक कह दिया है कि आप वैक्सीन करवाएं और काम को खोलें, जो वैक्सीन नहीं लगाता आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इसके अंदर हुकूमत की यह गलती है कि हुकूमत को चाहिए कि सबसे वैक्सीन करवाए। कोई वैक्सीन नहीं लगा रहा, उसका सारा डाटा है, उसका रिकॉर्ड है, शनाख्ती कार्ड सबके बंद कर दे, मोबाइल सिम बंद कर दे, 10 चीजें, कारोबार बंद करना कहाँ से। तो असद साहब, अभी 2 हफ्ते पहले आप लोगों की नासिर हुसैन शाह साहब से मुलाकातें रहीं और उन्होंने यकीन दहानी आपको कराई थी कारोबार खुल जाएगा, फिर वो खुल भी गया। तो वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी? उन्होंने कुछ बताया था कि ये अगर आपने इन SOPs को फॉलो नहीं किया तो हम दोबारा बंद कर देंगे या नहीं बंद करेंगे? क्या उनसे मामला तय पाए थे उस वक्त? सर उस वक्त उनसे ये हो गया था कि जब अब जो है इंशाल्लाह कारोबार बंद नहीं होगा, अब वैक्सीनेशन आ गई है, आप लोग वैक्सीनेशन कराएं और वैक्सीनेशन कराने के बाद इंशाल्लाह ताला कारोबार बंद नहीं होगा। और सर कारोबार बंद करना मसले का हल नहीं है, कारोबार बंद करना तो मसले बढ़ाने का, मसले बढ़ जाएंगे इससे। आज ज्यादातर आप देखिए किस कदर लोग परेशानी का आलम में है, किस कदर लोग तकलीफ में है। सुबह से आज कॉलों पे कॉलें आ रही हैं, मेरे पास इस वक्त भी लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं, कह रहे असद भाई आपने कहा था कि वैक्सीनेशन करवा लो, हमने वैक्सीनेशन करा ली, अब हम कहाँ जाएं, अब हम किसके दर पे जाएं, अब हम किसके पास जाके रोए, हम किस तरह से अपने आप को सीधा करें, आप मुझे ये बात बताएं। तो असद साहब, आप लोगों को ज़ाहिर है नासिर हुसैन शाह साहब ने यकीन दहानियाँ कराई थी जब ये फैसला अभी सिंध हुकूमत का सामने आया, इसके बाद आपने या और दीगर जो आप लोग के एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, जो रहनुमा हैं, उन लोगों ने रब्ता किया हुकूमत से, नासिर हुसैन शाह साहब से, सईद गनी साहब से या किसी और से? क्लियर हुई है, अभी हम इंशाल्लाह ताला रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और रब्ता कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसके लिए जो है कोई ना कोई पॉजिटिव वे में कोई इंशाल्लाह आंसर करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम उनको समझाएंगे कि आपने जब वैक्सीनेशन आ गई है, या तो वैक्सीनेशन काम नहीं करी, जब वैक्सीन आ गई है भाई तो फिर क्या रह गया है। और असद साहब, आप लोग के खुद अपने कहीं कोई 1, 2, 4 रेस्टोरेंट्स तो नहीं गफलत के मुर्तकिब हुए, कहीं कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को डाइन इन करा दिया हो या कहीं वैक्सीनेशन को नहीं फॉलो किया जा रहा? आजकल वैसे ही कारोबार नहीं है, आजकल वैसे ही कारोबार नहीं है। आप कभी रेस्टोरेंट पे आके तो देखो कि हाल क्या चल रहा है। 50% डाइनिंग का बोला, 30% डाइनिंग का बोला हमने, 50% का बोला हमने, 30% पे लोगों को बिठाया इंडोर में। इंडोर बहुत सारे लोगों ने जितना बाहर से जितने ज्यादा आउटडोर डाइनिंग करा सकते थे इतनी ज्यादा आउटडोर डाइनिंग करा रहे। सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ किस बात की, हम तो वो इतने अच्छे लोग हैं, हम तो ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ आके खाना खा लेना, आपको खाना पसंद नहीं आएगा, आप कहोगे खाना पसंद नहीं आया, हम शायद आपसे बिल भी ना लें। अच्छा, हम तो इस तरह के लोग हैं। और असद साहब, जब पहले कारोबार बंदिश थी, कारोबार पर नहीं खुल पा रहा था, तो आप लोगों ने बड़े एहतजाज भी किए और बड़ी कुछ धमकियां भी ताजिर बरादरी की तरफ से हुकूमत को दी गई थी। अब आगे क्या लाएमल होगा अगर ये फिर कल से सिलसिला शुरू हो गया है, बंद कर दिया गया आपका कारोबार? इसके लिए अभी मुशावरत करेंगे। हमने धमकियां नहीं दी ना हुकूमत को, हम हुकूमत के खिलाफ हरगिज़ नहीं जा रहे, मगर हम उनको समझाएंगे, हम उनसे डायलॉग करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि सर ये नहीं ये तरीका है। उसके बाद सर जब मरता है तो क्या नहीं करता है, बस वाली बात। तो अभी किसी ने आपको मिलने का टाइम दिया, किसी ने बात सुनने की यकीनदानी कराई आपको सर साहब हुकूमत की तरफ से? नहीं सर, अभी हम राब्ता कर रहे हैं। अभी सबसे हम पहले पूरा अपना सिनेरियो बना रहे हैं। हमने अपनी मुशावरती कमेटी को बुलाया है, हमने अपनी एडवाइजरी को बुलाया है, सबको बिठा के मशवरा करके फिर जो चीज़ होगी इंशाल्लाह ताला आपको इसके लिए सबसे पहले आपको चलें। बहुत बहुत शुक्रिया असद हनीफ साहब, उसने हमारा बहुत साथ दिया और तमाम मीडिया चैनल से हमारा साथ दिया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और सब इस तरह अगर साथ देते रहे तो इंशाल्लाह हमारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असद हनीफ साहब, ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन से हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है एक बार फिर मायूसी का इजहार कर रहे थे, हुकूमत एहतजाज भी कर रहे थे कि हुकूमत ने उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया और उन समेत कुछ दीगर कारोबारों को भी बंद कर दिया गया है। अब बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासर होते हैं। अभी चंद दिन पहले हुकूमत ने ये तमाम कारोबार बहाल किए थे और अब इन पर एक बार फिर पाबंदियाँ लगा रही। क्या उस वक्त हुकूमत का वो फैसला सही नहीं था, जल्दबाजी में किया गया था, या फिर हुकूमत अब एक बार फिर इन पर पाबंदियाँ लगा के ईद का मौका गुजारना चाहती है और उसके बाद शायद कारोबारी ज़िंदगी को बहाल किया जाए? लेकिन बहरहाल इसका नुकसान एक गरीब आदमी और एक आम काम करने वाले को ही होगा। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।